हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो एसएससी जेई मेंस के लिए जो हम लोगों ने सोरी सीरीज स्टार्ट की है, इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और ये थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाले 2 सेशन देखे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होगी। और इसी तरह से अगर आप सभी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेशन एक ही जगह पर आप देखना चाहते हो और साथ में सभी सब्जेक्ट को कम समय में रिवाइज करना चाहते हो, तो इसके लिए हमारी जो एप्लीकेशन है AEC प्लस एप्लीकेशन, इसके ऊपर हमने बैच बनाया है एसएससी जेई 2023 के लिए, स्पेशली ये वाला बैच। और इस बैच के अंदर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। बैच में आपको प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है ये। इसमें आप रिवीजन कर सकते हो, लगभग 200 प्लस आवर्स के लेक्चर्स मॉड्यूल्स अवेलेबल है यहाँ पर, जो कि आपको हर सब्जेक्ट को कम समय में रिवाइज करने के लिए हेल्प करेंगे। क्रिस्प मैनर में हर सब्जेक्ट को डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के यहाँ पर सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ये सेशन में जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, गेट ES लेवल के क्वेश्चंस हैं। साथ में यहाँ पर इस बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी, जिसमें लगभग 100 प्लस टेस्ट अवेलेबल है। और साथ में यहाँ पर हर सेशन की PDF भी अवेलेबल है, जिससे आपको नोट्स बनाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 3 है थर्मोडायनेमिक्स का। इसके अंदर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट साइकिल, एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस सेशन के अंदर। चलिए, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन हम पहले ही कवर कर चुके हैं पिछले 2 सेशन में। ये 41 नंबर का क्वेश्चन है। द डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन एज पर द इंटरनेशनली, देखिए एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेम्परेचर स्केल। तो 1 केल्विन की डेफिनेशन आपको बताना है यहां पर। तो देखिए केल्विन स्केल जो है ये एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, ये आपको पता होना चाहिए। केल्विन एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। क्यों बोला है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल? क्योंकि केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आप ध्यान रखें। कभी भी आप कोई भी डेटा ऐसा नहीं देखोगे वहां पर लिखा होगा -200 केल्विन, -10 केल्विन, -1 केल्विन। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये आपका हो सकता है नेगेटिव, बट केल्विन जो है एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। इसके अलावा एक और एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए, रैंकाइन। रैंकाइन स्केल जो है इट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब देखिए केल्विन को किस तरह से डिफाइन किया गया, यहां पर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो एक और इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए था कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस को हम लिखते हैं क्या, जीरो डिग्री सेल्सियस जो होता है 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तो जब भी आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना रहेगा तो आपको ऐड करना होता है 273.15। ये डेटा आप ध्यान रखें, 273.15। मतलब हम बोल सकते हैं कि -273.15 डिग्री सेल्सियस जो है ये 0 केल्विन के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? 0 केल्विन के बराबर होता है। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर अगर ये भी ऑप्शन में होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए -273.15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन होता है। अब जो 1 केल्विन की डेफिनेशन दी गई इंटरनेशनली जो एक्सेप्ट की गई है, यहां पर रेफरेंस पॉइंट किसको माना गया है? रेफरेंस पॉइंट माना गया है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर होता है इसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट किस पॉइंट को बोलते हैं? जहां पर तीनों फेज कोएग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर। और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, 0.61 किलो पास्कल प्रेशर होता है। इसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट प्रेशर बोलते हैं। अब जो 1 केल्विन की डेफिनेशन दी गई है, अब इस टेम्परेचर को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273.15 आप ऐड करोगे, 0.01 में ऐड करोगे 273.15,
तो ये बन जाएगा आपका 273.16 केल्विन। मतलब अगर आप इसको केल्विन में लिखना चाहते हो तो 273.16 केल्विन। तो 1 केल्विन किसको बोला गया? 1 केल्विन बोला गया इसके 1 पार्ट को, 1/273.16 वे भाग को ऑफ ट्रिपल पॉइंट, इसको बोला गया है 1 केल्विन। तो देखिए यहां पर अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो क्या है? पहला ऑप्शन 1/100 ऑफ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट यहां पर ध्यान रखें 273.15 लिखा हुआ है, 100 टाइम्स ये नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखें 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 केल्विन क्या हुआ, तो 1 केल्विन जो होगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा? 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.16 मल्टीप्लाई बाय ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 273.16। तो ये 1 केल्विन के बराबर बन गया। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 ही तो बचेगा। तो इंटरनेशनली जो 1 केल्विन की डेफिनेशन दी गई वो कुछ इस तरह से दी गई, इसको आपको पता होना। ओके, बाकी अलग अलग टेम्परेचर स्केल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन, र्यूमर। ओके, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। यस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम एग्जीक्यूट ए प्रोसेस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए ये क्वेश्चन आसान लगता है और है भी आसान, बट ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? सपोज हमारे देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जहां पर मास और हीट, मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन पॉसिबल होता है, और क्लोज सिस्टम जहां पर केवल एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, मास का इंटरेक्शन नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आइसोलेटेड सिस्टम किसको हम बोलते हैं? इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपका यूनिवर्स। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल आप ध्यान रखें, यूनिवर्स। तो आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोला जाता है? ऐसा सिस्टम जहां पर ना तो मास का इंटरेक्शन होगा, ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। देखिए स्टूडेंट जल्दबाजी में एडियाबेटिक जो सिस्टम होता है उसको आइसोलेटेड सिस्टम मान बैठते हैं। बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस अलग होती है, एडियाबेटिक सिस्टम अलग होता है, जहां पर हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। देखिए एनर्जी का इंटरेक्शन जो है 2 मोड में होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होता है जहां पर ना तो मास का इंटरेक्शन होगा, ना ही एनर्जी का नहीं होगा, मतलब हीट का इंटरेक्शन भी नहीं होगा, ना ही वर्क का इंटरेक्शन होगा। ना ही हीट का इंटरेक्शन होगा, ना ही वर्क का इंटरेक्शन होगा। बात समझ में आई? देखिए क्या होता है, स्टूडेंट एडियाबेटिक सिस्टम काफी पढ़ते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस काफी पढ़ते हैं। तो देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? ऐसी प्रोसेस, ऐसा सिस्टम जहां पर कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, बट यहां पर वर्क का इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज मैं यहां पर एक हीटिंग कॉइल लगा देता हूं। अब यह भी ध्यान रखें कि यहां पर ये जो हीटिंग कॉइल है इसकी मदद से अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या यहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है? क्या नहीं। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी होती है। सो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर वर्क ट्रांसफर हो रहा है इसके द्वारा। इसके द्वारा क्या हो रहा है बेटा? इट इज ए वर्क ट्रांसफर। क्या है बेटा? ये वर्क ट्रांसफर है। लोग सोचते हैं कि यार हीटिंग कॉइल लगा दी तो ये हीट ट्रांसफर हो तो रहा है, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, इट इज ए वर्क ट्रांसफर, इलेक्ट्रिकल वर्क। कौन सा वर्क? इट्स ए इलेक्ट्रिकल वर्क। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, इसको आइसोलेटेड सिस्टम मान बैठते हैं कुछ स्टूडेंट। यहां पर इसके अंदर हमने एक पेडल व्हील लगा दिया, ये सपोज एयर है, एयर,
तो इसके टेम्परेचर में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है यहां पर। यहां पर अगर मैं पेडल व्हील लगा देता हूं, सपोज एक पेडल व्हील लगा दिया मैंने, तो इसको अगर हम घुमाएंगे तो भी वर्क ट्रांसफर होगा, उसकी वजह से यहां पर इसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये एक डिफरेंस भी होता है एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो किसी क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आइसोलेटेड सिस्टम की बात चल रही है। आइसोलेटेड सिस्टम में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, सही है स्टेटमेंट। कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। मास फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, नो मास फ्लो, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। जल्दबाजी में स्टूडेंट सोचता है कि नो हीट ट्रांसफर, उसको आइसोलेटेड सिस्टम मान बैठता है, बट वो आइसोलेटेड नो हीट ट्रांसफर बोला है मतलब वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो गई, एडियाबेटिक सिस्टम भी हम बोल सकते हैं। वैसे एडियाबेटिक ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और यहां पर अगर ऐसा सिस्टम आता तो ये वर्क ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज द वर्क ट्रांसफर, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आइसोलेटेड मतलब हमने क्या किया यहां पर एक एडियाबेटिक मतलब इंसुलेशन कर दिया, दिस विल बी द इंसुलेशन। ओके, और यूनिवर्स है, यूनिवर्स से कोई मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, ना ही कोई एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। चलिए, हीट एंड वर्क आर, अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हीट एंड वर्क के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट जो है हीट एंड वर्क के लिए सेम होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, हीट एंड वर्क जो है दे आर पाथ फंक्शन, पाथ पर डिपेंड करते हैं। पाथ अगर हम चेंज कर देंगे तो वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर चेंज हो जाएगा। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इसके अलावा मैं बोल सकता हूं यहां पर दे आर नॉट ए प्रॉपर्टी, नॉट ए प्रॉपर्टी। ओके, इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, नॉट ए प्रॉपर्टी। दे डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री, दे डिपेंड्स ऑन पास्ट हिस्ट्री, कि पहले कितना वर्क हुआ, पहले कितना हीट ट्रांसफर हुआ, उस पर डिपेंड करेगा ना। अभी जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई काम कर रहा हूं, अभी मैं काम ही कर रहा हूं, तो इससे पहले मैं कितना काम कर चुका हूं, इस पर डिपेंड करेगा अब आगे मैं कितना कर सकता हूं, कितनी एनर्जी मेरे पास बची हुई है। तो डेफिनेटली आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और कभी भी हीट एंड वर्क जो है वो स्टोर नहीं होते। जैसे हम ऐसा नहीं बोल सकता कि ए बॉडी कंटेन ए हीट, हीट नहीं होता है किसी बॉडी के अंदर। ए बॉडी कंटेन ए वर्क, कंटेंट नहीं होता है, वर्क और हीट कभी भी कंटेंट नहीं रहता है किसी भी बॉडी के अंदर, दे आर नॉट ए पॉइंट फंक्शन। ओके, और तो यहां पर अगर हम बात करें तो हीट एंड वर्क जो है क्या है, पाथ फंक्शन है। तो ऑप्शन डी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की तो बात ही नहीं आएगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं होती। हीट एंड वर्क इज नॉट ए प्रॉपर्टी। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, इसीलिए हम हीट ट्रांसफर को डेल से और वर्क ट्रांसफर को भी डेल से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू हीट एंड वर्क। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अच्छा, एक और पॉइंट आप ऐड कर लीजिए उस लिस्ट में, ये बाउंड्री फिनोमिना होता है। बाउंड्री फिनोमिना मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर किसी बाउंड्री को आप क्रॉस कर रहे हो तो आपका काम माना जाएगा कि आप काम कर रहे हो। बात समझ में आई? एक्सपांशन जिसको अपन बोलते हैं, तो बाउंड्री फिनोमिना होता है। मतलब आप इसको अलग तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सपोज हमारे पास ये सिस्टम है, ओके, और यहां पर ये मेरा सिस्टम है, ओके, और इस सिस्टम के अंदर ये बाउंड्री है, मतलब ये मैंने एक पार्टीशन लगा दिया और यहां पर क्या होगा, एक्सपांशन होगा। अगर मेरा सिस्टम ये है, मेरा पूरा सिस्टम जो है क्या है, ये वाला है, पार्टीशन अगर मैं खोलता हूं तो ये गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी। एक्सपांशन तो हो रहा है बट मेरा सिस्टम जो है ये है, दिस इज अवर सिस्टम। तो यहां पर इस सिस्टम से कोई वर्क हमें मिलेगा क्या? नहीं। जब तक ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम नहीं बोलेंगे कि कोई वर्क हो। दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, बिल्कुल गलत है।
दे आर पाथ फंक्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। 1 और 3 मतलब कि ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरी लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट को आप ध्यान रखें हीट एंड वर्क के बारे में, और ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, दोनों की यूनिट जो होती है ये भी सेम होती है, हीट एंड वर्क की। तो देखिए हीट इज एडेड टू द सिस्टम, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन होता है। हीट इज नॉट ए प्रॉपर्टी, हीट इज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल और बाउंड्री फिनोमिना होता है। और हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, इसको एनर्जी इन ट्रांजिट भी बोलते हैं, और सेम पॉइंट यहां पर भी लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा क्वेश्चन है ये, डूरिंग नॉन फ्लो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देखिए इस तरह से वर्ड आपको कई बार देखने को मिलेंगे, इसको आपको समझना होगा। नॉन फ्लो का मतलब ये क्लोज सिस्टम की बात चल रही है, क्लोज सिस्टम की बात चल रही है। और जब भी बात आती है फ्लो वर्क का मतलब ये ओपन सिस्टम की बात चल रही है। ये वर्ड आप आपके दिमाग में एंटर कर लें। ओके, एग्जीक्यूट बाय ए परफेक्ट गैस द हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द वर्क इंटरेक्शन। अब देखिए नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब क्लोज सिस्टम के लिए हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू वर्क इंटरेक्शन व्हेन द प्रोसेस इज। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम यहां पर अप्लाई करेंगे नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। क्या लिखेंगे, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये हमने लिखा, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यहां पर क्या बोला है कि जो हीट इंटरेक्शन है और वर्क इंटरेक्शन दोनों सेम है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये क्या है, जीरो है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो कब होगी, देखिए यहां पर परफेक्ट गैस बोला गया, परफेक्ट गैस बोला गया, इसका मतलब यहां पर इंटरनल एनर्जी जो होगी किसका फंक्शन होगी, टेम्परेचर का। परफेक्ट गैस जो होती है वो आइडियल गैस होती है, और आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो होती है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और टेम्परेचर कांस्टेंट कब होता है, जब प्रोसेस कैसी होती है, आइसोथर्मल होती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन जो होगा क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, ये फॉर्मूले भी हम पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। वर्क इंटरेक्शन जो होता है 1 से 2 प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होता है, P1 V1 ln V2 by V1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 ln P1 by P2, और P1 V1 की जगह हम MRT भी लिख सकते हैं, आइडियल गैस अगर है तो, और बोला गया है। तो हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू वर्क इंटरेक्शन। अब सुनिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो क्या ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वायलेशन है क्या, हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू वर्क इंटरेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, जितना हीट हम सप्लाई करेंगे उतना वर्क हमें नहीं मिलेगा, जबकि यहां पर तो जितना हम हीट सप्लाई करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में उतना वर्क हमें मिल जाता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज आता नहीं। तो क्या ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वायलेशन है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है इट इज वैलिड ओनली फॉर साइकिल। साइकिल में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जितना हम हीट देंगे उतना वर्क मिल जाएगा। सम हीट मस्ट बी रिजेक्टेड टू द लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर, सिंक को आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी। और यही तो स्टेटमेंट होता है केल्विन प्लंक का, इट इज इंपॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए थर्मोडायनेमिक साइकिल, वहां पर डेफिनेशन में लिखा हुआ विच ऑपरेटिंग इन ए थर्मोडायनेमिक साइकिल विच एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर एंड परफॉर्म ए इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क कंटिन्यूअसली। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं विदाउट रिजेक्टिंग। तो याद रखें कि इट इज नॉट ए वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्रोसेस में बिल्कुल पॉसिबल है, देखिए प्रोसेस में इवन ये भी पॉसिबल है कि जितना हम हीट सप्लाई करेंगे उससे ज्यादा वर्क मिल जाए, पॉसिबल इन प्रोसेस, पॉसिबल इन प्रोसेस। इवन ये भी पॉसिबल है कि हम बिल्कुल भी हीट सप्लाई ना करें तब भी वर्क मिल जाए। अगर सिस्टम के पास पहले से कुछ एनर्जी है, जैसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हमें वर्क मिलता है वो कैसे मिलता है, सिस्टम के पास जो पहले से एनर्जी होगी उसी से तो वर्क मिलेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में तो कोई हीट हम सप्लाई करते नहीं है, तो वहां पर फिर वर्क अगर हमें मिल रहा है तो वो कहां से मिल रहा है, वो वर्क मिल रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम करके। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रोसेस में एवरीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, मतलब जितना हीट सप्लाई करेंगे उतना वर्क मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, जितना हीट सप्लाई करेंगे उतना वर्क नहीं मिलेगा,
ऐसा भी हो सकता है। जितना हीट सप्लाई करेंगे उससे ज्यादा वर्क मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। बिल्कुल भी हीट सप्लाई नहीं करेंगे तब भी वर्क मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सब कुछ पॉसिबल है प्रोसेस में, बट साइकिल में ये चीज पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट लोब थर्मोडायनामिक्स जो है वो प्रोसेस के लिए भी होता है, फर्स्ट लोब थर्मोडायनामिक्स साइकिल के लिए भी होता है। यहां पर जो मैंने लिखा था इट इज फॉर प्रोसेस और साइकिल के लिए फर्स्ट लोब थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। उसको यहां पर लिखने का तरीका है नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन इन ए साइकिल। और ये फर्स्ट लोब थर्मोडायनामिक्स होता है किसके लिए, साइकिल के लिए। और ये जो इक्वेशन है इट इज फॉर प्रोसेस। आगे बढ़े, काफी चीजें मैंने आपको यहां से क्लियर कर दी। तो ये जो प्रोसेस होगी कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, जिसमें जितना हम हीट सप्लाई करेंगे उतना हमें वर्क मिल जाएगा। ओके, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी इन सभी प्रोसेस के वर्क इंटरेक्शन के फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए, खास करके एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में N आ जाता है। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो नेगेटिव होती है। और वो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब यही होता है कि वहां पर हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। क्यों डाउन होगा, क्योंकि वहां पर वर्क हमें क्या मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। तो यही चीज हमें बताती है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट जो होती है क्या होती है, नेगेटिव होती है। चलिए काफी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी यहां से, तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी सिस्टम which is used to define the state of the system. Okay, quantitative indices, अलग अलग तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी, हर तरह की एनर्जी, एंट्रोपी, दे ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। बट इन प्रॉपर्टी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए नाम से समझ में आता है, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो कि मास पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वाटर की डेंसिटी, आप 1 ग्राम वाटर लीजिए, 1 लीटर वाटर लीजिए, 1000 लीटर वाटर लीजिए, वाटर की डेंसिटी हम कितना लिखते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसीलिए डेंसिटी जो है इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर, किसी सिस्टम के प्रेशर की अगर मैं बात करूं, इस रूम का अभी प्रेशर क्या है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर यहां पर पार्टीशन कर देता हूं मैं, 2 भाग में अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो बताइए प्रेशर कितना होगा, अभी भी उतना ही रहेगा। 4 भाग में इसको मैं डिवाइड कर देता हूं तब भी प्रेशर उतना ही होगा। सो प्रेशर इज ऑल्सो ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर, ये पेन है, इसका टेम्परेचर सपोज कुछ है 20 डिग्री, इसको आधा कट कर देता हूं तो टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। मास में चेंज आएगा, यस आएगा। मास पे डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर, सो टेम्परेचर इज ऑल्सो ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है पर यूनिट मास, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जैसे कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, तो स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, दे ऑल आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की, थर्मल कंडक्टिविटी ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और अगर हम बात करें तो जैसे कि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन इट इज ऑल्सो ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंड करती है, जैसे कि खुद मास, किसी सिस्टम को अगर हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, ये पेन है, इसको अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं तो मास अलग अलग हो जाएगा कि नहीं, तो मास खुद एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हर प्रकार की एनर्जी। अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम, एक बोतल में पानी भरा हुआ है, एक 1 kg उसका मास है,
मास मैंने कम कर दिया, आधा केजी कर दिया, तो पानी का वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वॉल्यूम इज ऑल्सो ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और क्या हो सकता है? हर प्रकार की एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, मास पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी mgh। एंथैल्पी, एंथैल्पी जो होता है एच से हम डिनोट करते हैं, और ये एंथैल्पी होता है क्या है? ये होता है मास इनटू स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो एंथैल्पी, एंट्रोपी इज ऑल्सो ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक और बात सुने, एंट्रोपी जो होता है इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी में स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं, एंट्रोपी मास पे डिपेंड करती है। जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ते हैं एंट्रोपी के, वहां पर आप देखेंगे कि मास आता है तो मास पे डिपेंड करेगी। तो हर प्रकार की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये भी, इनको कैपिटल लेटर से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगी, सॉरी इंटेंसिव, हाँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगी। और स्मॉल लेटर से जनरली हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। ये सब स्मॉल एच, स्मॉल एस, स्मॉल यू, दे ऑल आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हो जाता, पर यूनिट मास अगर हम लिखते हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो डेंसिटी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर आप देख सकते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल आप ध्यान रखें, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन जो होता है ये भी चार्ज मास पर डिपेंड करता है, तो ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इट इज ऑल्सो ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन इन ए स्टडी फ्लो प्रोसेस। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है क्या, स्टडी फ्लो प्रोसेस। मैंने बताया था फ्लो और नॉन फ्लो, फ्लो और नॉन फ्लो। तो यहां पर फ्लो की बात चल रही है, तो मतलब ये ओपन सिस्टम की बात चल रही है। द वर्क ट्रांसफर पर यूनिट मास। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर स्टडी फ्लो प्रोसेस की बात है, स्टडी फ्लो प्रोसेस, स्टडी फ्लो प्रोसेस, यहां पर जो वर्क इंटरेक्शन होता है इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वीडीपी। वहीं पे अगर मैं बात करूं जो क्लोज सिस्टम होता है, नॉन फ्लो, नॉन फ्लो वर्क, तो नॉन फ्लो वर्क जो होता है ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ वीडीपी। ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखें। और ये किस प्रोसेस के लिए सेम होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। फ्लो प्रोसेस और नॉन फ्लो प्रोसेस वर्क इंटरेक्शन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, सेम होता है। इसको अगर हमें निकालना होता है तो पीवी डायग्राम पर वॉल्यूम एक्सिस पर हम क्या करते हैं, सॉरी प्रेशर एक्सिस पर उस प्रोसेस को प्रोजेक्ट करते हैं, और यहां पर हम उसको वॉल्यूम एक्सिस पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ ए गिवन गैस। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो होता है आर से हम डिनोट करते हैं, और ये होता है क्या है, ये होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है 8.314। ओके, इसको हम डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट से, तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आ जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूलर वेट पर। अच्छा, यूनिट भी आप ध्यान रखें, यहां पर यूनिट, इसकी यूनिट क्या रहेगी, किलो जूल पर केजी किलो मोल केल्विन। ओके, और मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे लिखते हैं, किलो जूल पर केजी केल्विन। तो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा आपका, देखिए इसकी यूनिट क्या रहेगी आपकी, किलो जूल पर केजी केल्विन, ये रहती है इसकी यूनिट यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की। तो किलो जूल पर केजी केल्विन, तो किलो मोल, किलो मोल भी हो सकता है इसकी यूनिट, या मतलब ग्राम पर किलो मोल, ग्राम पर किलो मोल
किलोग्राम पर किलोमोल, इस तरह से लिखेंगे अपन। यस, किलोग्राम पर किलोमोल या फिर ग्राम पर मोल, ये दोनों यूनिट होती है इसकी, ये दोनों यूनिट होती है। ओके, तो यहां पर इसकी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट अगर हमें आर की यूनिट पता है, देखिए इस तरह से चल सकते हो आप, आर की यूनिट है किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, किसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, किलो जूल पर केजी केल्विन, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं किससे, केजी पर किलो मोल। तो देखिए केजी से केजी कैंसिल और किलो से किलो, हां, तो ये आपका बन जाएगा क्या, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। इसकी यूनिट ध्यान रखें, ये आ गई अपने पास। ये भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो मैंने तरीका बता दिया, इसको याद रखना इतना आसान होता नहीं है। तो यूनिट क्या होगी इसकी, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। अब देखिए, अब स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होते हैं, इसकी यूनिट दो तरीके से हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं किलो जूल पर, अच्छा दूसरा कलर ले लेता हूं, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किलो जूल पर, यहां पर क्या आया है, किलो मोल केल्विन, तो आप मोल केल्विन भी लिखते हो, इसको मोल केल्विन भी लिखते हो, मोल केल्विन भी लिख सकते हैं यहां पर। ओके, किलो मोल केल्विन अगर हम लिखेंगे यहां पर, तो यहां पर ये मॉलिक्यूलर वेट हम किस में लेंगे, केजी पर किलो मोल में लेंगे, और अगर हमने मोल लिखा तो सीधा अपन ग्राम में लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, आंसर तो आपको पता चली गया होगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2, नाइट्रोजन का कितना होता है 28, एयर का कितना लेते हैं अपन 29, और CO2 का कितना होगा 12 और 32 44। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसके लिए आर की वैल्यू क्या है, कम होगी। तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, हाइड्रोजन के लिए, सबसे कम किसके लिए होगी, CO2। तो CO2 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये पहले ही आंसर बन जाएगा आपका, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हो आप इसका करेक्ट आंसर क्या है, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट, देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो बॉडी है विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी, देन दिस टू बॉडी इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हर स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। सपोज हमारे पास दो बॉडी है ए एंड बी, ओके, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में विथ सी दोनों, तो ए और बी जो होगी ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, इसे हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसको अकॉर्डिंग आप आंसर कर देंगे, शायद ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हेन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब देखिए यहां पर ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो भी आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको वो भी सही लगने लगेगा। क्या है, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन द थर्ड सिस्टम विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। किससे, ये बात आधी अधूरी की गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है, ध्यान रखें। ओके, नहीं तो अगर आपने चारों स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप मिस्टेक कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50, टू ब्लॉक विच आर एट डिफरेंट स्टेट आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर अलाउ टू रीच ए फाइनल स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, दो ब्लॉक है हमारे पास, दोनों को हम कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं, वी ब्रिंग देम इन कांटेक्ट एंड दे रीचेस टू ए फाइनल स्टेट। ओके, ये ब्लॉक 1 है, दिस इज ब्लॉक 2, एक फाइनल स्टेट में आ जाएंगे, फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा दोनों का, इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब क्या बोला, द फाइनल टेम्परेचर अटेन्ड
इज स्पेसिफाइड बाय द। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे हर जगह अलग अलग दिया हुआ है, कहीं जीरो लो, कहीं फर्स्ट लो, कहीं सेकंड लो, थर्ड लो तो नहीं दिया है, इवन सेकंड लो भी दे दिया कहीं जगह। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। देखिए हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है। देखिए सपोज इसका इनिशियल टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, ओके, इसका मास है M1, इसकी स्पेसिफिक हीट है C1, इसका मास है M2, इसकी स्पेसिफिक हीट है C2। तो अगर हमें निकालना है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो एक का टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक का टेम्परेचर कम होगा, तो फाइनली यहां पर फाइनल टेम्परेचर जो हमें मिलेगा कैसे मिलेगा, हीट के इंटरेक्शन से मिलेगा। तो हमें एनर्जी बैलेंस हमें यहां पर इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। सपोज T1 जो है क्या है, ज्यादा है किससे, T2 से, तो हम क्या लिखेंगे, M1C1 T1 माइनस TF इज इक्वल टू M2C2 TF माइनस T2। इस तरह से हम यहां से क्या निकालेंगे, T2 जो कि क्या है फाइनल टेम्परेचर, और ये एनर्जी बैलेंस ही तो हमने लिखा है, और एनर्जी बैलेंस अगर हमने लिखा तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही तो है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता तो फिर हम वहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि भैया टेम्परेचर की बात चल रही है तो टेम्परेचर तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर के बारे में तो बात ही नहीं होती, टेम्परेचर के बारे में बात हो जाती है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो वो चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है। बट आई थिंक द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच। देखिए क्लोज सिस्टम क्या होता है, ऑप्शन को आप पढ़ेंगे वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहां पर कोई मास का इंटरेक्शन नहीं होता, एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। अब एनर्जी का इंटरेक्शन आइदर हीट के फॉर्म में हो या वर्क के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट मास का इंटरेक्शन नहीं होगा। देयर इज नो एनर्जी और मास ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री। एनर्जी और मास ये तो आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, इट विल बी आइसोलेटेड सिस्टम। देयर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर, यस मास ट्रांसफर नहीं होगा बट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। सिंपल सा एग्जांपल, एक बोतल है जिसका कैप लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसको आपने बाहर एनवायरमेंट में रख दिया तो थोड़ी देर बाद पानी गर्म होने लगेगा, तो एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है वहां पर बट मास उतना ही रहेगा, सो इट विल बी ए क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है नो डाउट, बट ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं किसी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की तो उसको इन जनरल हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी वी की पावर एन इज इक्वल टू सी। ओके, पी वी की पावर एन इक्वल टू सी। अब यहां पर इस एन इंडेक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि वो प्रोसेस कैसी होगी, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, सभी को प्लॉट करना आपको आना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं सभी को प्लॉट करता हूं, देखिए यहां पर एन की वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं, एन की वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं पीवी डायग्राम पर, तो वी की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वी की पावर जीरो वन, तो पी इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ओके, और वहीं पे अगर मैं बात करूं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, ये मैंने बनाया कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए एन की वैल्यू जो रहेगी वो कंप्रेशन के लिए मैं बना रहा हूं,
इन्फिनाइट रहेगी। वो कैसे आता है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर मैं इस पूरे को की पावर लगा रहा हूं 1/n, तो ये क्या बन जाएगा, p की पावर 1/n इंटू वी की पावर 1 इक्वल टू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट। n की वैल्यू अगर मैं इन्फिनाइट लिखूंगा तो 1/इन्फिनाइट कितना हो जाएगा, 0। तो ये क्या बन जाएगा, v की पावर 1 इक्वल टू c। यहां पर ये इन्फिनाइट 1/इन्फिनाइट क्या बन जाएगा, 0। तो p की पावर 0 मतलब 1। तो n की वैल्यू इन्फिनाइट। ये कौन सी प्रोसेस हो गई, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गई। ये कौन सी प्रोसेस हो गई, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। बाकी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए n की वैल्यू जो होती है वो गामा होती है। क्या होता है गामा, CP/CV। आइसोथर्मल के लिए 1 होती है और पॉलीट्रोपिक के लिए n होती है। ये प्लॉट होता है, पीवी डायग्राम होता है सभी अलग अलग प्रोसेस का। ये कंप्रेशन के लिए, इसी तरह से एक्सपांशन के लिए भी बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। एडियाबेटिक के लिए क्या रहेगा, CP/CV। आइसोथर्मल के लिए 1। कांस्टेंट प्रेशर के लिए कितना होगा, 0। और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इन्फिनिट। तो उससे आप आंसर निकाल सकते। ये कर्व यहां पर भी दिया हुआ है, ये कंप्रेशन के लिए है और ये एक्सपांशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पीवी डायग्राम पर किसी भी प्रोसेस का स्लोप अगर आपको निकालना है तो स्लोप क्या होता है, dp/dv। ये होता है -np/v। उस n की वैल्यू आप रखो, n की वैल्यू 1 तो आइसोथर्मल बन जाएगा, n की वैल्यू गामा तो वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस बन जाएगा, n की वैल्यू n तो वो आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बन जाएगा, n की वैल्यू 0 तो वो आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बन जाएगा, n की वैल्यू इन्फिनाइट तो वो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस बन जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव जो कि मास पे डिपेंड करेगी, तो वॉल्यूम नहीं होगा। एक्सटेंसिव, हाँ एक्सटेंस ऑफ मास पे डिपेंड करेगा ना, वॉल्यूम खुद करेगा। प्रेशर नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं होगा, डेंसिटी नहीं होगा। मास अगर कम कर दोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस 1 to 2 फॉर ए स्टीम सोन इन द गिवन फिगर। स्टीम के लिए तो 1 से 2, तो देखिए यहां पर प्रेशर अगर कांस्टेंट है, ये बीच में क्या होता है, लिक्विड प्लस वेपर का रीजन। प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा, 1 से 2 क्या रहेगा, 1 से इस पॉइंट तक क्या रहेगा, 1 डेसिमल वोल्ट कांस्टेंट है। तो ये प्रेशर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है नहीं, तो आइसोबेरिक हो सकती है। आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं तो एंट्रोपी कांस्टेंट कैसे हो सकता है। आइसेंथेल्पिक भी नहीं होगी, या तो आइसोथर्मल होगी या आइसोबेरिक होगी। अब आइसोबेरिक अगर होती तो प्रेशर यहां आगे भी कांस्टेंट रहता है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगी ये, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, सो इट विल बी ए आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, गिब्स फेज रूल आपको पता होना चाहिए। गिब्स फेज रूल क्या होता है, P+F इज इक्वल टू C+2। P जो होता है यहां पर नंबर ऑफ फेसेस, F जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, C होता है नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूट। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो होती है क्रिटिकल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट दोनों पर 0 होती है। गिब्स फेज रूल इज नॉट वैलिड एट क्रिटिकल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पर गिब्स फेज रूल वैलिड होता है,
गिब्स पेस रूल से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ए न्यू टेम्परेचर स्केल से रो डिग्री सेल्सियस, एक नई टेम्परेचर स्केल हमने बनाई से रो डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए उस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना 100, फ्रीजिंग पॉइंट कितना माना है 300, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जनरली ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, बट इन्होंने उल्टा मान लिया है। बॉइलिंग पॉइंट उन्होंने मान लिया है 100, फ्रीजिंग पॉइंट कितना मान लिया है 300। कोई दिक्कत नहीं, इनकी मर्जी, इनकी स्केल रही, कुछ भी मान सकते हैं। ये आर्बिटरी टेम्परेचर स्केल है, इसलिए हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में आर्बिटरी तो माना है 100 को, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस आर्बिटरी तो माना है, फ्रीजिंग पॉइंट जो माना है वो 0 डिग्री सेल्सियस माना। इसी तरह से फ़ारेनहाइट ने जब आइस बनता है उसको 32 मान लिया, और जब स्टीम बनने लगता है तब उसको 212 मान लिया। र्यूमर ने आइस को 0 ही माना, बट बॉइलिंग होने लगी तब उसको 80 मान लिया। तो ये अलग अलग टेम्परेचर स्केल होती है। ये सभी टेम्परेचर स्केल जो होती है इन्हें बोलते हैं आर्बिटरी टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होती है हमारी रैंकाइन और केल्विन। यहां पर एब्सोल्यूट 0 पर 0 माना गया। एब्सोल्यूट 0 मतलब जहां पर मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो है 0 हो जाता है, नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं होती। चलिए आगे देखेंगे। अब हमें यहां पर इसको 0 डिग्री रो को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस स्केल के करस्पॉन्डिंग। तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, उसको हमेशा ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए। सबसे पहले आप आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को मेंशन करें। आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना होता है 0, और ये कितना होता है स्टीम पॉइंट 100। इसी तरह से अगर मैं बात करूं जो फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये 32 होता है, ये 212 होता है। र्यूमर में कितना होता है, इट इज नॉट ए रैंकाइन, र्यूमर टेम्परेचर स्केल, इसमें ये 0 होता है, इसमें ये 80 होता है। ओके, अब जो नई टेम्परेचर स्केल इन्होंने बनाई, इसमें आइस पॉइंट मतलब कि वही फ्रीजिंग पॉइंट कितना मान लिया 100, और ये कितना मान लिया 300 मान लिया। कोई दिक्कत नहीं, किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सपोज इसको हमें कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट, किसी को भी कन्वर्ट करना है, ये एफ आर रो, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है इसमें हम क्या लिखेंगे, रो माइनस ऊपर वाला 100, क्या लिखेंगे, देखिए रो माइनस 100 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस। अच्छा, मैंने यहां पर ये 100 माना इन्होंने, इसको 300 माना, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा मुझे। ये 300 माना इन्होंने, इसको 100 माना, तो इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आएगा, ये रो माइनस 300 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 100 माइनस 300 माइनस 200 इज इक्वल टू, किसी भी स्केल में आप कन्वर्ट कर सकते, सी माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, ये बन जाएगा। ये बन जाएगा आर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 80। मैंने काफी चीजें बता दी एक क्वेश्चन से, मैं आंसर बताना होता तो मैं बहुत पहले बता चुका होता। इसको इन्होंने 0 बोला, 0 के करस्पॉन्डिंग यहां पर 0 पुट कर दीजिए, सी की वैल्यू ले लीजिए। तो 0 माइनस 300 डिवाइडेड बाय माइनस 200 इज इक्वल टू सी बटे 100। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना बचेगा 1.5 इंटू 100, सी इज इक्वल टू 1.5, 1.5 ने 150 डिग्री सेल्सियस में। ये जो 0 है इसकी स्केल पर वो कितना दिखेगा 150 दिखेगा। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखें, यहां से आप किसी भी स्केल को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जैसे कि अगर बोल दिया जाता है, बताइए 40 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करिए डिग्री सेल्सियस में, 32
रैंकाइन र्यूमर को कन्वर्ट करिए डिग्री सेल्सियस में, तो यहां पर 32 पुट कर देंगे, फॉर्मूला हम इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, प्रेशर रीचेस ए वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो पर कब पहुंचता है? तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट, अगर आप देखेंगे तो ये एब्सोल्यूट जीरो पर कहां पर पहुंचता है? ये डिग्री सेल्सियस में स्केल है, ये प्रेशर है, तो ये प्रेशर ये यहां पर जीरो, ये होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है। पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़े, ये केल्विन में, ये गलत है। क्या होता है, स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ता है और आंसर लगा देता है -273 केल्विन। अरे केल्विन तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, नेगेटिव कभी होगी नहीं। अंडर वैक्यूम कंडीशन नहीं, एट अर्थ सेंटर नहीं, व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो। देखिए प्रेशर जीरो का मतलब क्या हो, प्रेशर किसकी वजह से आता है? मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से, रैंडम मोशन की वजह से प्रेशर डेवलप होता है। मोशन होगा तभी तो जाके वो किसी सरफेस से कोलाइड होंगे, तभी तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो प्रेशर होता है। जब मॉलिक्यूलर मोमेंटम ही जीरो हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर क्या है, जीरो। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑफ डी विल बी द करेक्ट आंसर। जब मॉलिक्यूलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो प्रेशर विल बी द जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस में बी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम डिनोट करते हैं किससे, जेड से, और ये होता है क्या, पीवी अपॉन एम आर। आइडियल गैस के लिए 1 होता है, और देखिए पीवी अपॉन आर टी, एम आर नहीं, मास 1 रहेगा। यहां पर मैंने आर टी। आइडियल गैस के लिए ये जेड की वैल्यू 1 होती है, और रियल गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है। जितना ज्यादा वेरिएशन है मतलब वो उतना ज्यादा डेविएट हो रही है आइडियल गैस से, तो इसके लिए क्या होगी, ऑलवेज 1। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट। वंडरवॉल इक्वेशन से कॉन्सेप्ट आता है ये पूरा। हम बोलते हैं ना कि कोई भी गैस, आइडियल गैस कब बिहेव करेगी, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो जो वंडरवॉल इक्वेशन होती है उसमें टेम्परेचर को बहुत हाई कर दीजिए तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 की तरफ आ जाएगा। वंडरवॉल इक्वेशन में प्रेशर को बहुत लो कर दीजिए तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 की तरफ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 59, a perfect gas at 27 degree Celsius was heated until its volume become double। वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2V पे पर। अलग अलग प्रोसेस हम उसको हीट करें, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल एंड आइसेंट्रोपिक। तो आपको बताना है कि किस केस में सबसे ज्यादा टेम्परेचर डेवलप होगा। तो आइसोथर्मली अगर हम हीट करें, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 4 गुना कर दें, टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इनिशियल टेम्परेचर 300 है, तो आइसोथर्मल में फाइनल टेम्परेचर भी 300 रहेगा। अब आपको देखना है कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम हीट करते हैं या आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कहलाती है ना। तो यहां पर आपको टेम्परेचर निकालना है, तो देखिए निकाल लीजिए, न्यूमेरिकल है ये। इनिशियल टेम्परेचर जो है कितना है, 300। ओके, पहला कंडीशन ले रहा हूं, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट तो कौन सा लो हम यूज करेंगे, बॉयल्स चार्ल्स या गेल-लुसेक, ये बनेगा आपका। देखिए याद रखने की तरीका मैं बताता हूं, बॉयल्स बीटी, चार्ल्स सीपी, गेल-लुसेक जी। प्रेशर कांस्टेंट मतलब चार्ल्स लो, प्रेशर कांस्टेंट मतलब चार्ल्स लो। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो V1 by T1
इज इक्वल टू V2 बाई T2, ये लिखते हैं अपन। इनिशियल वॉल्यूम V, इनिशियल टेम्परेचर 300, फाइनल वॉल्यूम 2V, फाइनल टेम्परेचर हमें बताना है। फाइनल टेम्परेचर विल बी 600 केल्विन। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम भी देख लेते हैं अपन। कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितना बचेगा? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, गेल उससे एक लो, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं ना, वॉल्यूम तो वैसे डबल कर दिया, ये केस बनेगा ही नहीं। चलिए, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं इसके लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये रिलेशन पता होना चाहिए। T2 कितना आएगा? T1 300, वॉल्यूम रेशियो है 1/2, 1.4 माइनस 1, तो यहां से T2 आप निकाल लीजिए जो भी आएगा, बट 600 से ज्यादा नहीं आएगा। फाइनल वॉल्यूम तो ये बन जाएगा 0.5 की पावर कितना लिखेंगे? 0.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए 300, ये आएगा 227.35 केल्विन। यहां पर 300 आएगा। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट प्रेशर में, फिर आइसोथर्मल में, देन एडियाबेटिक में। सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो हमें मिलेगा कांस्टेंट प्रेशर में 600, इसके बाद में 300, इसके बाद में 227 कुछ आ रहा है, तो 3, 2, 1 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव होती है, स्पेसिफिक एंथैल्पी इंटेंसिव होती है, प्रेशर इंटेंसिव होती है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव होती है। 2 and 3 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल सारे पता होना चाहिए। ओके, सो इस सेशन में हमने पूरे 20 क्वेश्चन देखे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ रहे होंगे, काफी चीजें आपको इन क्वेश्चन से सीखने को मिल रही होगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। और अगर आप लोगों को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मस्ट ज्वाइन आवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस FNYT डिस्कशन चैनल। यहाँ पर हर सेशन की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप इसको मेंशन करिए कमेंट्स बॉक्स के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।